भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को मुक्त व्यापार समझौता एफटीए हो गया। अलैदा देखने से शायद यह एफटीए बेहद प्रभावशाली नहीं लगेगा, लेकिन पिछले 5-6 सालों में घटित घटनाक्रमों के मद्देनजर यह समझौता फिर भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसी धारणा इसलिए बनी है क्योंकि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का आकार भारत की अर्थव्यवस्था का महज 16वां हिस्सा भर है। यह छोटी अर्थव्यवस्था भारत के कुल व्यापार में 1% से भी कम का योगदान देती है। फिर भी यह नजरिया इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि यह एफटीए पिछले लगभग 3.5 सालों में 7 अन्य व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर होने या उनके बारे में बातचीत पूरी होने के ठीक बाद आया है। यह नजरिया उन व्यापक नीतिगत लक्ष्यों की भी अनदेखी करता है जिन्हें भारत इस किस्म के सौदों के मार्फत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 महामारी और अमेरिका के साथ टैरिफ संबंधी टकरावों ने भारत को यह दिखा दिया है कि उसे आयात और निर्यात दोनों ही मोर्चों पर अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की जरूरत है। चीन से आयात घटाना काफी मुश्किल काम है। फिर भी भारत के कुल आयात में चीन की जो 16% की हिस्सेदारी है, उसमें किसी भी तरह की कमी का स्वागत ही होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात के लिए नए बाजार तलाशने की रणनीतिक जरूरत बिल्कुल स्पष्ट और अत्यंत आवश्यक है। खास तौर पर उस हालत में जहां भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार की कमान डोनाल्ड ट्रंप जैसे झक्की स्वभाव वाले व्यक्ति के हाथों में है। मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए के सदस्य देशों, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौते भारतीय निर्यातकों को बेहतरीन मौके प्रदान करते हैं। इन मौकों का उन्हें फायदा उठाना चाहिए। इस मुक्त व्यापार समझौते को इसके आकार के आधार पर खारिज करना भारत के वार्ताकारों के साथ अन्याय होगा। भारतीय वार्ताकारों ने महत्वपूर्ण जीत हासिल करने के लिए भारत की तुलनात्मक खासियतों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। भारत के संदर्भ में इस एफटीए की पहली अहम और अभूतपूर्व खूबी यह है कि न्यूजीलैंड इस समझौते पर अमल होते ही सभी वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को फौरन हटा देगा। दूसरी खूबी यह है कि भारत अपने किसी भी संवेदनशील क्षेत्र के मामले में कोई भी रियायत देने से बचने में कामयाब रहा। बाहर रखे गए इन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण डेयरी उत्पाद हैं। इन उत्पादों को इस समझौते में शामिल करने के लिए न्यूजीलैंड खास तौर पर उत्सुक था। तीसरा सकारात्मक पहलू यह है कि न्यूजीलैंड ने 15 सालों में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह ईएफटीए व्यापार समझौते के प्रावधानों के जैसा ही है, जिसमें ईएफटीए के 4 सदस्य देशों ने 15 सालों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। बेशक ये निवेश करने की नहीं, बल्कि उसकी सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन फिर भी इन्हें समझौते के पाठ में शामिल करवा लेना महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड के निवेशकों को आने वाली किसी भी समस्या के समाधान वास्ते भारत एक समर्पित डेस्क का गठन करेगा। भारत अगर चीन पर निर्भरता कम करने, निर्यात बढ़ाने एवं उसमें विविधता लाने, रोजगार का सृजन करने, पूंजीगत खाते को मजबूत करने और सामान्य रूप से आय बढ़ाने जैसे कई लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, तो विदेशी निवेश के प्रति ऐसा लक्षित नजरिया जरूरी है। घरेलू निर्माताओं को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद करने की लंबे समय से चली आ रही जरूरत अभी भी एक जटिल समस्या बनी हुई है।